माननीय सदस्यगण, मेरा आग्रह है कि आप धन्यवाद देने में जो समय खर्च करते हो ना, उससे ज्यादा प्रश्न पूछने में समय खर्च कर दो। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री, सरकार पीछे है, ये सरकार कई गुना आगे है, इस बात को समझ लीजिए। सरकारी विज्ञापनों के सहारे चलने वाले सो कॉल्ड राष्ट्रीय चैनल लगातार नफरती कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय, मैं उनके दर्द को समझ सकता हूं। केरल में अभी चुनाव है, इसलिए कुछ ना कुछ तो उठाई देना चाहिए। We are not doing that. We are not doing, give us land and therefore we'll give you jobs. It's all transparent. It's put out. राहुल जी क्या कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी तो डूब रही है, कहीं कहीं जाके वो देश के बारे में इतना गंदा बोलते हैं, उनको एक ट्यूशन देनी चाहिए। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को क्या नसीहत दी कि सब सन्न रह गए। मंत्री जेपी नड्डा किस टिप्पणी पर भड़क गए। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटने को राजीव शुक्ला क्यों सरकार की चाल बता गए। कंगना रनौत आज फिर राहुल गांधी के लिए क्या बोली जो बवाल हुआ। धान पर आज क्या ज्ञान देंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुद्दे और भी उठे, जैसे मिडिल ईस्ट पर आयात की निर्भरता, छात्र संघ चुनाव, रोजगार, बहस, बवाल, सब दिखाएंगे, समझाएंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं संसद का हमारा रोजाना का शो संसद की बात। पहले बात लोकसभा की। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई और प्रश्नकाल शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला आज मूड में दिखे। सीधे सांसदों को हिदायत दे डाली। कहा कि जो समय आप धन्यवाद देने में खर्च करते हैं उसको सवाल पूछने में इस्तेमाल किया करें तो ज्यादा मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी। माननीय सदस्यगण, मेरा आग्रह है कि आप धन्यवाद देने में जो समय खर्च करते हो ना, उससे ज्यादा प्रश्न पूछने में समय खर्च कर दो। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री, खैर, सवालों पर आते हैं। चंडीगढ़ से आप सांसद मनीष तिवारी ने मिडिल ईस्ट से आयात पर भारी निर्भरता को लेकर सरकार को घेरा और आने वाले सीजन में रबी की फसल के लिए सरकार की रणनीति पूछी। देखिए। और हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है कतर के साथ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, खरीफ का जो सीजन है बुआई का, वो तो निकल जाएगा, पर आने वाला जो रबी का सीजन है और जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है खाड़ी के देशों के ऊपर, इससे निपटने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति है? What diversification are we attempting in order to ensure that the next sowing season is not impacted? प्रश्नकाल के दौरान माहौल तब गर्मा गया जब डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने एम्स में लगभग 38% फैकल्टी के खाली पड़े होने का मुद्दा उठाया। टिप्पणी कर दी कि सरकार तो एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी तीनों में ही पीछे है, जिस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा भड़क गए और बोले कि पहले टिप्पणी का उत्तर दूंगा, उसके बाद सवाल का। देखिए कि यह सरकार पीछे है, यह सरकार कई गुना आगे है, इस बात को समझ लीजिए। पहली चीज, जहां तक आपने सवाल किया, ये मैं अब इसके बाद मैं सवाल के उत्तर, क्योंकि राजनीतिक विषय हो गया मेरा, अब मैं आता हूं स्वास्थ्य के विषय पर। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को हम हल्के में ना लें। ये एक ब्रांड है और ये ब्रांड दुनिया में स्थापित है और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। इस इंस्टीट्यूट को बनाने में हमने स्टैंडर्ड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। 1960 से लेकर 98 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बनाया, एक। अब आप सुनना चाहते हैं तो बोलूंगा ही ना। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जहां तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स का सवाल है, हम उनके स्टैंडर्ड्स के कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। प्रश्नकाल के बाद नंबर आया 0 आवर का, जो सारा दिन चला, जिसमें कई अहम मुद्दे भी उठे। सलेमपुर उत्तर प्रदेश से सपा सांसद रामशंकर राजभर ने विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में पिछले 4 वर्षों से छात्र संघ चुनाव न होने पर कड़ा विरोध दर्ज किया। उन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज और गुंडा एक्ट लगाए जाने की निंदा करते हुए चुनाव जल्द करवाने की मांग की। देखिए। को जानकर ताज्जुब होगा, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो इस देश को प्रधानमंत्री दिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, आज 4 बरस से वहां के छात्र
धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जानती हैं कि प्रबंधन और छात्रों के बीच में शिक्षा का स्तर सुधारने का एक बड़ा तंत्र था छात्र संघ चुनाव, लेकिन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय में और डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। महोदया, छात्र संघ चुनाव की मांग करने वाले जो छात्र हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। आज 4 बरस हो गए, उन पर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छात्र का दुश्मन छात्र लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, उनको उनके साथ अन्याय न हो। पंजाब बठिंडा से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के डीएम द्वारा आत्महत्या किए जाने का गंभीर मुद्दा सदन में उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने ये विश्वास दिया उसी समय कि आप सब लिख दे चिट्ठी एमपी, तो मैं तुरंत इसको सीबीआई का दे दूंगा, क्योंकि निरपेक्ष जांच तभी हो सकती है जब स्टेट सरकार के अंदर, तो जब मुख्यमंत्री ने 18 घंटे तक कोई एफआईआर नहीं लगने दी, 24 घंटे तक मिनिस्टर को अरेस्ट तक नहीं किया, आज तक उसकी रेजिग्नेशन गवर्नर को नहीं भेजी है, तो क्लियरली उधर से तो कोई इंसाफ मिल नहीं सकता। और मैडम, मैं इसलिए भी कह रही हूँ, परिवार इसलिए मांग रहा है क्योंकि ये सेंटर के नीचे आता है। सेंटर के लिए इस करके क्योंकि एफसीआई के फंड्स, ये वेयर हाउसिंग के लिए एफसीआई के फंड्स यूज होते हैं, और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ 50% जॉइंट पीएसयू। मैडम, 5 एमपीओ ने लिख दिया है। अब इनके कांग्रेस के कई एमपी ऐसे हैं जो सरकार के साथ रले हुए हैं या दबे हुए हैं। आ गई माननीय सदस्य, आम बात आ आदमी गई। पार्टी तो लिख नहीं सकती, तो ये जो शोर मचा रहे हैं ये बहुत कॉम्प्रोमाइज है। सो मैं अमित शाह जी को बेनती करती हूँ माननीय कि आप सदस्य सीबीआई के प्रोब से आप भागिए अनीता मत। नागर सिंह जो जी। आपने वादा किया है वो वादा को आप पूरा करिए। वहीं 0 आवर के दौरान जब स्पीकर ने महिला सांसदों को पहले बोलने का अवसर दिया तो विपक्ष के कुछ सांसदों ने तंज कसते हुए कहा कि पुरुषों को भी बोलने पर 33% का आरक्षण दीजिए, जिस पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उनकी चुटकी लेते हुए कहा कि कभी कभी बहनों को मौका मिलता है तो उनको ही बोल लेने दीजिए। देखिए, धन्यवाद सभापति महोदया। जब आपने कहा कि पहले महिला सांसदों को बोलने का अवसर देंगी, हम सब ने बहुत स्वागत किया, क्योंकि आपने सभी महिला सांसदों को बोलने का अवसर दिया। मैं देख रहा था मेरे विपक्ष के सांसद कुछ कह रहे थे कि अब पुरुष सांसदों को 33% आरक्षण बोलने का दे दो। अरे भाई, कभी कभी इनको मौका मिल रहा है, बोलने दीजिए बहनों को। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि आपने ऐसा मौका दिया है। और चंद्रशेखर जी, मैं आपके दर्द को समझ पा रहा हूं, वड़िंग जी के भी, आपका नंबर भी आएगा। इसके बाद पूर्णिया बिहार से सांसद पप्पू यादव ने पटना में नीट की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप का मुद्दा सदन में उठाते हुए छात्रावासों में पढ़ने वाली छात्रों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग सदन में रखी। देखिए, एसिड डाल के बच्चों का सामूहिक बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया। 3 डगरवा में ये घटना घटी, सामूहिक बलात्कार हुए, एसिड पीटा गया। मैडम, छात्रावास में जिस तरह नीट की बच्ची के साथ बड़े बड़े मछली, बड़े बड़े लोग की भूमिका है, जिसमें कई डॉक्टर, कई हॉस्टल वाले छात्रावास में उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। लगातार उसके परिवार दर दर की ठोकरें नीट की बच्ची के साथ खा रहे हैं। इस तरह लगातार घटना दरभंगा में मैडम, अन्य जगहों पर शोषण लगातार बच्चियों का, बिहार में दलित गरीब बच्ची जो पढ़ने जाती है और जो छात्रावास है वह सुरक्षित नहीं है, उसके लिए एक कानून बनने की आवश्यकता है मैडम। इसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री जितिन प्रसाद ने जनविश्वास संशोधन विधेयक 2026 सदन में पेश किया, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नियम समझाते हुए स्पष्ट किया कि बिल को दोबारा कमेटी में भेजना उचित नहीं है और न ही ऐसा कोई नियम है। देखिए, जो भी ऑब्जेक्शन करना था, क्योंकि सबको मौका मिला वही कर सकते थे, फिर भी आपने बोलने का मौका दिया। अब दोबारा फिर से कमेटी में भेजना, नहीं ऐसा कभी हुआ क्या? आज तक तो नहीं हुआ। और दूसरा सर, क्योंकि अभी मैंने नियम में भी नहीं पढ़ा कहीं भी, इसलिए मैं नियम में भी नहीं है और ऐसा उदाहरण भी नहीं है। इसके बाद वोटिंग के आधार पर बिल को सदन में औपचारिक रूप से पेश कर दिया गया। सदन में 0 आवर की कार्रवाई एक बार फिर शुरू कर दी गई। धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने कुछ पंक्तियां पढ़कर कहा कि हमने जो पढ़ रखा है ठीक उसके उलट यूपी में शहीदों, संतों और महापुरुषों की मूर्तियां तोड़कर उन्हें अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा करने वालों को सख्त सजा देने की मांग रखी। देखिए, मैंने पढ़ा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। लेकिन सभापति जी, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार शहीदों का, संतों का, महापुरुषों को लगातार अपमानित किया जा रहा है, उनकी मूर्तियों को खंडित करने का काम किया जा रहा है, बुलडोज करने का काम किया जा रहा है। शाम के समय 0 आवर समाप्त हुआ और द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2025 पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान हिमाचल प्रदेश से सांसद कंगना रनौत अलग ही ट्रैक पर चले गए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि वो विदेशी दौरों पर भारत की अर्थव्यवस्था के डूबने की बात करते हैं। देखिए, एनपीए का जो रेट है, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, कांग्रेस के टाइम पे 11.5% थे और अब मार्च 2025 में वो घटकर 2.25% हो गए हैं। लेकिन राहुल जी क्या कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी तो डूब रही है, कहीं कहीं जाके वो देश के बारे में इतना गंदा बोलते हैं। उनको एक ट्यूशन देनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि 3% जो है ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, इट इज इन अ वेरी गुड पोजीशन, और उनको शर्म आनी चाहिए हर जगह जाकर जो है भारत की इकोनॉमी के बारे में इतना गलत बोलते रहते हैं। खैर, ये तो बात हो गई सदन के अंदर की। अब जरा सदन के बाहर का भी हाल जान लीजिए। आज सदन के बाहर सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष की राजनीति खूब गरमाई। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी सरकार पर कटाक्ष करते हुए बोले कि जो एक्साइज ड्यूटी कम हुई है उसमें जनता का पैसा लगा है, सरकार अपनी जेब से थोड़ी पैसे दे रही है। देखिए, सरकार के पास भी जो राजस्व आता है वो लोगों की जेब से ही तो आता है। जो लोग टैक्स देते हैं उसी से ही तो सरकार का राजस्व आता है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो कोई सरकार अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है। हरदीप सिंह पुरी जी का बयान तो ऐसा है जैसे कि वो अपनी जेब से निकाल के पैसा दे रहे हों। भाई, सरकार को लोग टैक्स देते हैं, एक बहुत ही असामान्य परिस्थिति दुनिया में बनी हुई है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है तो उसको इतना जताने की क्या जरूरत है। वहीं कांग्रेस राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने इसे सरकार की राजनीतिक चाल बता दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जितना पैसा टैक्स कम करके खर्च करेगी वो उससे ज्यादा जनता पर अन्य टैक्स का बोझ डालकर वसूल लेगी। देखिए, आप एक्साइज ड्यूटी कम करने की बात कर रहे हैं तो वो जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी से ही पैसा जाएगा, तो उसको दूसरी तरह से टैक्स लगा के लोग वापस ले लेंगे, दूसरे कर लगा के वापस ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से एक राजनीतिक जो है मूव है जिसमें राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश, जनता की दूसरी तरह से जनता पे बोझ डाल के उसको वसूल लेंगे। खैर, अब चलते हैं राज्यसभा, जहां रोज की तरह आज भी कामकाज हुआ। पश्चिम बंगाल से एआईसीटी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बच्चों और युवाओं में डिजिटल एडिक्शन का गंभीर मुद्दा उठाते हुए इलेक्शन कमीशन पर तंज कसते हुए कहा कि बंगाल का हर एक वोटर जांच के घेरे में है। देखिए, It's a term, the sound of silence. No screen time, no phone time. But sir, this is difficult to achieve because sometimes even when you're looking at the screen, let's say you're looking at the screen of the Election Commission of India now, if you see, your brain will get scrambled because every voter in Bengal is under adjudication. Every voter. That's one example. It's happening now, sir. No, don't deviate. No, sir. I'm on a serious issue. Sir, I'm on a serious issue. You know the rules. I have got three suggestions from your subject. I have got three. पंजाब से आप सांसद अशोक कुमार मित्तल ने दिल्ली में बढ़ रहे अपराधों में चोरी की गाड़ियों के इस्तेमाल का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने दिल्ली सरकार के पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी लगे होने के दावों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि हजारों कैमरे तो खराब पड़े हुए हैं। देखिए, सर, हमें याद आता है कि 2001 में इस संसद पर हमला हुआ, वो भी चोरी की गाड़ी उसमें इस्तेमाल की गई। अभी हाल में ही लाल किले पर हमला हुआ के साथ जो दुर्घटना हुई वहाँ लोगों के साथ, उसमें भी चोरी की गाड़ी ही इस्तेमाल हुई जिसमें 13 निर्दोष लोगों की जान गई। सर, पूरे देश में व राजधानी दिल्ली में ही चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल अपहरण, हत्या, डकैती में खूब धड़ल्ले से सर हो रहा है। दिल्ली सरकार कहती है कि लाखों कैमरे लगे हैं, लेकिन हकीकत है हजारों कैमरे खराब पड़े हुए हैं और हजारों गायब भी हो चुके हैं।
इसके बाद उत्तर प्रदेश से सपा सांसद जावेद अली खान ने न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ फैलाई जा रही हेट स्पीच पर लगाम लगाने और सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग सदन में रखी। देखिए, सरकारी विज्ञापनों के सहारे चलने वाले सो कॉल्ड राष्ट्रीय चैनल लगातार नफरती कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। सर, कई स्थानों पर तो सरकारी अधिकारी भी नफरती बयानबाजी करते हुए पाए गए हैं और सर, हद तो ये हो गई कि हमारे देश के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना ज्यादा नफरती बयान दे सकता है। सर, ये सारी नफरती गतिविधियां और नफरती भाषण अल्पसंख्यकों को टारगेट करके किए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में सर, सरकार की चुप्पी, सरकार की निष्क्रियता स्थिति को और ज्यादा चिंताजनक बनाती है। केरला से सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने केरल के किसानों को धान पर एमएसपी के ऊपर दिए जाने वाले बोनस को रोका है, जिसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी लेते हुए कहा कि बात श्री अन्न की हो रही थी और सदस्य धान पर चले गए। उन्होंने आगे बताया कि सरकार रिकॉर्ड एमएसपी पर खरीदी कर रही है। देखिए, सभापति महोदय, मैं उनके दर्द को समझ सकता हूं। केरल में अभी चुनाव है, इसलिए कुछ ना कुछ तो उठाई देना चाहिए, लेकिन मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूं। सवाल तो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, श्री अन्न का था। गए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, बात श्री अन्न पे हो रही थी। अब श्री अन्न की दृष्टि से अगर देखें माननीय सभापति महोदय, तो ज्वार, बाजरा, रागी, इनकी एमएसपी विगत 5 वर्षों में 21-22 से 25-26 तक ज्वार की 35%, बाजरा की 23% और रागी की 44% बढ़ाने का काम इसी सरकार ने किया है। इसके बाद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में द अप्रोप्रिएशन 2 बिल और द फाइनेंस बिल 2026 पेश किया। बिल पर चर्चा के दौरान गुजरात से कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने वित्त मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे वो ट्रस्ट बेस्ड टैक्स सिस्टम कहती हैं, वो असल में त्रासदी बेस है। आम जनता टैक्स के कारण कितना परेशान है, जाकर देखिए, सुनिए। और आप इसको ठीक करने की बजाय सिर्फ अपनी पीठ पे अपनी शाबाशियां देते रहेंगे हम, तो सर इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। सर, कभी कभी ये लफ्ज वित्त मंत्री जी करती है ट्रस्ट बेज। अरे ट्रस्ट बेज नहीं, त्रासदी बेज है आपका टैक्स स्ट्रक्चर। ट्रस्ट बेज नहीं, त्रासदी बेज है। लोगों को पूछिए, जाइए कि कितनी तरह से उसको परेशान किया जाता है, चाहे कस्टम हो चाहे जीएसटी हो, और उसकी कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। फिर शाम के समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुपूरक अनुदान मांगों के साथ ही फाइनेंस बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आरजेडी सांसद संजय यादव पर तंज कसते हुए कहा कि सांसद जी ने जो रोजगार पर बयान दिया वो पॉलिटिकल था, हम कोई लैंड फॉर जॉब तो नहीं ले रहे हैं। ये तंज किया, देखिए। A member from RJD speaks about public sector employment and says no, it's not happening. We cannot, the land, what is that, land for jobs recruitment scam? Yes. We are not doing that. We are not doing, give us land and therefore we'll give you jobs. It's all transparent, it's put out. And in fact, I will appreciate the railways for having come up with the annual recruitment calendar. 25-26 was already released, and at that time it started off, ensuring that youth no longer have to wait for a single notification to come. The calendar is already announced. And also, 18 Rozgar Melas under the leadership of Prime Minister has taken place since its launch in October 22. तो आज के दिन संसद में यही सब हुआ, चर्चा भी हुई, बहस भी हुई, एक दूसरे पर तंज भी कसे गए, हंसी ठिठोली भी हुई। संसद के बाहर जो हुआ, संसद के अंदर जो हुआ, सब हमने आपको दिखाया। आपकी इस पर पूरी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कोई सुझाव हो इस शो के बारे में वो भी हमें लिख भेजें। बाकी न्यूज़ पिंच देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, इसे लिखा था हमारे साथी तरुण ने। कैमरे के पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।